साउथ अमेरिका की धरती पर फैली एंडीज पर्वत श्रृंखला लगभग 8,900 किलोमीटर लंबी, बर्फ से ढकी, बेरहम और इंसान की हिम्मत को तोड़ देने वाली ऊंचाइयों वाली जगह। इन्हीं पहाड़ों के एक अलग थलग पड़े हिस्से में लगभग 52 साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हवा में उड़ते यकीन को भी चकनाचूर कर दिया। एक यात्री विमान सीधा बर्फीली चोटी से टकराया और फिर मानो हवा में विलीन हो गया। न कोई धुआं, न मलबा, न कोई सुराग। ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने पूरा जहाज निगल लिया हो। 14-15 हजार फीट की ऊंचाई पर जहां तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और तेज हवा किसी तलवार की तरह चेहरे को चीर देती है, वहां जिंदगी का नामो निशान नहीं होता। जब प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आई तो चिली और अर्जेंटीना की टीमें कई दिनों तक खोजबीन करती रहीं, लेकिन आसमान से नीचे देखने पर उन्हें सिर्फ अंतहीन सफेद मैदान दिखता था, जहां एक विमान का मलबा भी बर्फ में खो जाता। सर्च टीमों को न तो कोई टुकड़ा मिला और न कोई शव। अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि सभी लोग मारे जा चुके हैं और ऑपरेशन बंद कर दिया गया। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन पहाड़ों के बीच छिपी वो कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। यह हादसा था यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 572 का, एक ऐसा विमान जिसने इतिहास में अपना नाम एक चमत्कार की तरह दर्ज करवाया। 12 अक्टूबर 1972 को उड़ान भरने वाला ये एयरक्राफ्ट यूरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो से चिली के सैंटियागो जा रहा था। इसमें एक रग्बी टीम, उनके दोस्त और क्रू मिलाकर 45 लोग सवार थे। यात्रा सरल होनी चाहिए थी, लेकिन एंडीज की ऊंचाइयां कभी किसी के लिए सरल नहीं रही। टेक ऑफ के कुछ घंटे बाद मौसम अचानक बिगड़ गया। बादल इतने घने थे कि नीचे का धरातल एकदम गायब हो चुका था। मजबूरन पायलट को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। योजना ये बनी कि अगले दिन मौसम साफ होने पर पहाड़ों के ऊपर से सुरक्षित उड़ा जाएगा। किसी को नहीं पता था कि अगले 24 घंटे इन सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। 13 अक्टूबर की सुबह मौसम थोड़ा सुधरा और विमान फिर हवा में उठ गया। रूट सरल था, पहले दक्षिण की ओर, फिर ऊंचाई पकड़ते हुए पहाड़ों के समानांतर और आखिर में चिली की ओर राइट टर्न। पायलट इस रास्ते पर कई बार उड़ चुका था, इसलिए आत्मविश्वास बहुत था। लेकिन उस दिन दो चीजें हुई जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। रडार का सिग्नल कमजोर पड़ गया और को पायलट द्वारा की गई डेड रेकनिंग नाम की कैलकुलेशन में एक खतरनाक भूल हो गई। कॉकपिट को लगा कि वे एंडीज पार कर चुके हैं और अब चिली की सरहद में दाखिल हो रहे हैं। असलियत ये थी कि विमान अभी भी उन्हीं बर्फीले तैतियों के बीच उड़ रहा था। कंट्रोल टावर से अनुमति मिलते ही पायलट ने विमान को नीचे उतारना शुरू किया और तभी बादलों की मोटी परत फटते ही सामने एक विशाल पहाड़ा अचानक दीवार बनकर उभर आया। पायलट ने पूरी ताकत से विमान को ऊंचाई पर खींचना चाहा, लेकिन देर हो चुकी थी। विमान की टेल चोटी से टकराई और अलग हो गई। उसके बाद फ्यूजलाज बर्फ पर कई सौ मीटर तक फिसलता हुआ नीचे आकर रुक गया। 12 लोग उसी क्षण मर चुके थे। बाकी 33 लोग अंधे दर्द, हड्डियों की चोट, चीहों और -30 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फीली हवा के बीच फ्यूजलाज में कैद रह गए। बाहर चारों तरफ सिर्फ सफेद मौत थी और कहीं कोई उम्मीद नहीं। यही था वो बिंदु जहां फ्लाइट 571 की असली कहानी शुरू होती है और जहां इंसान की हिम्मत अपने सबसे कठिन इम्तिहान से गुजरने वाली थी। फ्यूजलाज बर्फ पर रुक चुका था, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। एंडीज की 11,500 फीट ऊंचाई पर जहां हवा इतनी ठंडी थी कि सांस भी फेफड़ों को काटती हुई महसूस होती थी, 33 लोग आधे टूटे जहाज में पड़े थे। खून, टूटी हड्डियां, चीखें और हर ओर फैली सफेद खामोशी। सबसे पहले उन्होंने अपने साथियों की लाशों को बाहर खींचा। हर शव को उन्होंने बर्फ में दफनाया, क्योंकि ठंड इतनी थी कि शरीर खुले छोड़ने पर कुछ ही घंटों में पत्थर की तरह जम जाते। फ्यूजलाज की पिछली दीवार टेल के टूट जाने से पूरी तरह खुल गई थी और अंदर शून्य से भी नीचे तापमान वाली हवा बेरहमी से दाखिल हो रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रात कैसे काटी जाएगी। इधर पहाड़ों के दूसरी ओर चिली और अर्जेंटीना की एयरफोर्स लगातार इलाके का चक्कर काट रही थी, लेकिन ऊपर से नीचे देखने पर हजारों बर्फीली ढलानों में से कोई भी एक जैसी लगती थी। विमान सफेद बर्फ में ऐसे घुल गया था जैसे किसी ने उसे निकालकर फिर वापस दबा दिया हो। सूरज की तेज रोशनी बर्फ से टकराकर ऐसी चमक पैदा करती थी कि रेस्क्यू टीमें नीचे सही से कुछ देख ही नहीं पाती। क्रैश के 24 घंटे बाद भी न बचाव टीम पहुंची, न कोई आवाज सुनाई दी। दूसरे दिन भी कुछ नहीं, तीसरे दिन भी सिर्फ हवा की चीत्कार। दूसरी तरफ फ्यूजलाज में हालात हर घंटे बिगड़ रहे थे। घाव में संक्रमण, रक्तस्राव, टूटी टांगे और किसी के पास सही मेडिकल सुविधा नहीं थी। एक किशोर रॉबर्टो कैनिसा जो मेडिकल स्टूडेंट था, उन्हें टूटी फूटी चीजों से अस्थायी पट्टियां बनाकर जख्मों को बांधने लगा।
पर ठंड इतनी तीखी थी कि पट्टियां भी कुछ देर में बर्फ बन जाती। उनके पास जो खाना था वो किसी छोटे बैग से ज्यादा नहीं था। कुछ चॉकलेट बार, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और जैम के 3 जार थे। उन्होंने इन्हें 33 हिस्सों में बांटा, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को एक दिन में सिर्फ एक निवाला ही मिल पाता। प्यास बुझाने के लिए बर्फ को पिघलाना पड़ता, लेकिन टूटे विमान में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो बर्फ को जल्दी पिघला सके। कई लोग भूख और ठंड के दोहरे हमले से बेहोश होने लगे। 11वें दिन 2 पैसेंजर्स को कॉकपिट में एक रेडियो मिला। बड़े मुश्किल से उसे चालू किया और जब आवाज आई तो सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन जो उन्होंने सुना उसने उनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। रेडियो पर घोषणा थी, फ्लाइट 571 का सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है, सभी पैसेंजर्स मृत घोषित। इस एक लाइन ने पूरे फ्यूजलाज को शमशान जैसा सन्नाटा दे दिया। कुछ देर तक कोई कुछ बोल नहीं पाया। कई लोग रो पड़े, कुछ ने ईश्वर को पुकारा और कुछ पूरी तरह टूट गए। आने वाले दिनों में भोजन पूरी तरह खत्म हो गया। भूख अब शरीर को अंदर से काटने लगी थी। हड्डियां साफ दिखने लगी, चेहरों पर धसी आंखें, 40 किलो से नीचे गिरता वजन और शरीर इतना कमजोर कि कोई कुछ मिनट खड़ा भी नहीं रह सकता था। और तभी एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे इंसान कभी सहजता से नहीं ले सकता। गिरते शरीर, खत्म होती ऊर्जा और मौत के साए में खड़े इन लोगों ने अपने मरे हुए साथियों के शरीर को खाने का निर्णय लिया। ये फैसला दर्दनाक था, बेइज्जती भरा नहीं बल्कि जीवन की मजबूरी थी। उन्होंने रोते हुए, कांपते हाथों से अपने दोस्तों के शरीर से खाने लायक हिस्सा निकाला। ये कदम इंसान की कमजोरी नहीं, उसकी जीवित रहने की आखिरी जंग थी। लेकिन दुख अभी खत्म नहीं हुआ था। क्रैश के 17वें दिन आधी रात को अचानक एक तेज गर्जना हुई और फिर बर्फ की एक विशाल लहर फ्यूजलाज पर टूट पड़ी। एक भयानक एवलांच। कुछ ही सेकंड में पूरा फ्यूजलाज बर्फ से भर गया। लोग चिल्लाते रहे, हाथ पांव मारते रहे, पर उस एवलांच ने 9 लोगों की जान वही ले ली। अब सिर्फ 19 लोग रह गए थे, ठंड में, भूख में, बर्फ में दफन और जिंदगी से मीलों दूर। यही वो क्षण था जहां से उनकी जंग और भी कठिन होने वाली थी। एवलांच की गर्जना थाम चुकी थी, लेकिन उसके बाद की खामोशी और भी डरावनी थी। फ्यूजलाज बर्फ से लगभग आधा भर चुका था। जो लोग जिंदा बचे थे वे बमुश्किल सांस ले पा रहे थे, क्योंकि अंदर हवा की जगह बर्फ ने ले ली थी। कई लोगों के पैर दब चुके थे, कुछ के हाथ हिल नहीं रहे थे और कुछ तो पूरी तरह बेहोश पड़े थे। ठंड और अंधेरे में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर रात है या दिन। बचे हुए 19 लोगों ने जैसे तैसे बर्फ हटाई ताकि सांस लेने की थोड़ी सी जगह बन सके। घंटों तक वे अपने नाखूनों, कोहनियों और टूटी हड्डियों के दर्द सहते हुए बर्फ को खुरचते रहे। जब वे आखिरकार बाहर देखने में काबिल हुए तो चारों तरफ फिर वही बर्फ का भयावह सन्नाटा था। एक ऐसा मौन जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। एवलांच ने न सिर्फ कई लोगों की जान ले ली थी, बल्कि उनके खाने का अंतिम सहारा भी दबा दिया था। अब बचा क्या था? कुछ नहीं, सिर्फ एक लंबी सफेद मौत। फिर भी वे जिंदा रहना चाहते थे। उन्होंने फ्यूजलाज के टूटे हिस्सों को जमा जोड़कर अंदर एक छोटा सा इंसुलेटेड क्षेत्र बनाया, जहां बाकी लोग सिमट कर बैठ सके। ठंड कम नहीं हुई थी, लेकिन कम से कम हवा अंदर बेधड़क नहीं घुस रही थी। इस दौरान उनके शरीर का तापमान इतना गिर चुका था कि कुछ लोगों के पैरों और हाथों ने सुंड होकर काम करना बंद कर दिया। फ्रॉस्ट बाइट धीरे धीरे उनके अंगों को निगल रहा था। दिन गुजरते गए और मौत हर तरफ फैलती चली गई। कई घायल धीरे धीरे अपने अंतिम दिनों में घुलने लगे। 12 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच 3 और साथियों ने दम तोड़ दिया। अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। इन 16 लोगों ने अब फैसला किया कि मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि वे खुद बाहर निकलने की कोशिश करें। लेकिन समस्या थी, वे एक ऐसी रिज पर फंसे थे जहां से नीचे उतरना लगभग नामुमकिन था और ऊपर जाने की कोशिश मौत को गले लगाने जैसी लगती थी। इसके बावजूद साहस और निराशा का मिला जुला जज्बा उन्हें एक दिशा में धकेल रहा था, ऊपर चढ़ो या मर जाओ। 12 दिसंबर 1972 की सुबह 3 रग्बी खिलाड़ी पेराडो, कनेसा और विसेंटीन ने एक साहसी निर्णय लिया। वे पश्चिम की दिशा वाले सबसे खतरनाक पीक की तरफ निकल पड़े, ये उम्मीद करते हुए कि शायद पहाड़ की दूसरी तरफ कोई हरियाली, इंसानी बस्ती या घाटी मिल जाए। उनके पास कोई प्रोफेशनल गियर नहीं था। उनका सारा सामान सिर्फ इतना था: हाथ से सिले हुए छोटे स्लीपिंग बैग, सीटों से बने मोटे कपड़े, कुछ इंसानी मांस एनर्जी के लिए और एक अदम्य हिम्मत। पहली रात उन्होंने एक संकरी चट्टान पर बिताई। हवा इतनी तेज थी कि लगता था जैसे हर झोंका उन्हें खाई में फेंक देगा। दूसरी रात उन्होंने बर्फ की ढलान में एक छोटा गड्ढा खोदकर उसमें शरीर डालकर खुद को बचाया। तीसरी सुबह जब वे आगे चढ़ना शुरू किया तो उनके शरीर थकावट और ठंड से लगभग जवाब दे चुके थे। लेकिन जब वे आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो वहां जो दिखा उसने उनके अंदर की आखिरी आशा भी तोड़ दी। पहाड़ की दूसरी तरफ कोई हरियाली नहीं थी, कोई घाटी नहीं, सिर्फ दूसरी तरफ भी वही अंतहीन सफेद मौत। विसेंटीन की हालत बिगड़ने लगी। उसके पास आगे चलने की ताकत नहीं बची थी। भारी मन से उसने वापस क्रैश साइड लौटने का फैसला किया ताकि बाकी 13 लोगों को
अपनी हालत बता सके। अब सिर्फ 2 लोग, पेराडो और कनेसा, आगे बढ़े। उन्होंने खुद से कहा, अगर हम लौट गए तो सब मर जाएंगे, अगर आगे बढ़े तो शायद एक भी जान बच सके। उन्होंने पश्चिम की ओर उतरना शुरू किया। हवा अब भी बर्फ को चाकू की तरह उनके चेहरे पर मार रही थी। उनके पास खाना बेहद सीमित था, लेकिन दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते रहे। उनका रास्ता बेहद खतरनाक था। बर्फ की नरमी, टूटते किनारे, छिपी हुई दरारें और मौत से भरी खाली खाइयां। फिर भी वे रुकने वाले नहीं थे। आने वाले 10 दिन उन दोनों के लिए नर्क से भी कठिन होने वाले थे। पेराडो और कनेसा अब एंडीज की सबसे खतरनाक ढलानों पर थे, थके हुए, भूखे और लगभग बेहोशी की हालत में, लेकिन उम्मीद की एक नन्ही सी लौ अभी भी उनके अंदर जल रही थी। उस लौ का नाम था घर लौटना। उनके हर कदम में दर्द था, हर सांस में बर्फ का चुभन और हर रात मौत की फुसफुसाहट। लेकिन वो दोनों लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। पहली घाटी में उतरते हुए उनके पैर इतने सुन्न हो चुके थे कि उन्हें महसूस तक नहीं होते। बर्फ ने उनके जूतों को पूरी तरह जमा दिया था और कपड़े इतने सख्त हो चुके थे कि शरीर मोड़ना मुश्किल लग रहा था। लेकिन पहाड़ों की ऊंचाई से नीचे आने के साथ साथ हवा थोड़ी कम बेरहम लगने लगी। अब वे 15,000 फीट से नीचे उतरकर लगभग 12,000 फीट पर आ चुके थे। हर रात वे बर्फ की एक ढलान में छोटा गड्ढा बनाते और एक दूसरे के पास सिमटकर रात काटते। उनके पास न आग थी, न कोई साधन, सिर्फ शरीर की गर्मी। कई बार रात इतनी लंबी लगती कि लगता था सूरज शायद कभी उगेगा ही नहीं। तीसरे दिन उनकी आंखों के सामने एक नया खतरा आया, एक गहरी खतरनाक दरार। ये दरार इतनी चौड़ी थी कि छलांग लगाना मौत को दावत देने जैसा था। उन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई छोटी रस्सियों का इस्तेमाल किया और चट्टानों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उसे पार किया। ये काम 10 मिनट का नहीं था, पूरे 2 घंटे की सांसें रोक देने वाली कोशिश थी। लेकिन जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो दोनों जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए, जिंदा। वे इस यात्रा का मकसद नहीं भूले थे, मदद ढूंढना। हर दिन, हर चढ़ाई और हर उतराई उन्हें याद दिलाती कि 14 लोग अभी भी पहाड़ की उस सफेद कब्र में इंतजार कर रहे हैं। छठे दिन दूर कहीं पहाड़ों की बाहों में उन्हें एक हल्की सी भूरे रंग की रेखा दिखी। दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। क्या वो बर्फ नहीं है? कनेसा ने आंखें मिचमिचाते हुए पूछा। नहीं, वो कुछ और है, पेराडो ने फुसफुसाया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वो रेखा धीरे धीरे पत्थरों और मिट्टी में बदलने लगी, जो संकेत था कि वे आखिरकार बर्फीले नरक से बाहर निकल रहे थे। 7वें दिन उन्हें एक बहती हुई नदी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज उनके लिए किसी दैवीय संगीत से कम नहीं थी, क्योंकि इतने दिनों में पहली बार उनको चलता हुआ पानी दिख रहा था। दोनों घुटनों के बल बैठ गए और हाथों से पानी भर भर कर पीने लगे। ये पल उनकी आत्मा को फिर से जगा गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो फ्लाइट 572 की किस्मत बदलने वाला था। 10वें दिन जब वे नदी किनारे चल रहे थे, उन्होंने विपरीत किनारे पर एक आदमी को घोड़े पर बैठे देखा। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी आवाज इतनी कमजोर हो चुकी थी कि चीख भी फुसफुसाहट लगती थी। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन नदी के शोर में आवाज डूब जाती थी। घोड़े पर बैठे उस शख्स ने उनकी हालत समझ ली। उसने एक कागज और पेन को एक पत्थर से बांधा और नदी के पार फेंक दिया। पेराडो ने कांपते हाथों से उस कागज पर सारी जानकारी लिखी। हम प्लेन क्रैश के मुसाफिर हैं, हमारे बाकी लोग जिंदा हैं, हमें मदद चाहिए। उन्होंने वो कागज वापस फेंक दिया। वो आदमी तेजी से घोड़ा मोड़कर घाटी की ओर भागा। पेराडो और कनेसा वहीं जमीन पर ढह गए। 10 दिन की जानलेवा यात्रा के बाद वे आखिरकार इंसानी दुनिया तक पहुंच चुके थे। अगले दिन सुबह कुछ स्थानीय लोग उनकी ओर आए। उन्होंने दोनों को रोटी, पानी और गर्म चाय दी। पेराडो की आंखों में आंसू भर आए। ये गर्म भोजन उसके लिए किसी दवा से कम नहीं था। उधर इस खबर ने चिली की अथॉरिटीज को हिला दिया कि 2.5 महीने बाद भी लोग जिंदा हैं। तुरंत बचाव की योजनाएं बनाई गई। पेराडो और कनेसा को हेलीकॉप्टर से उठाया गया और उनकी तुर्की मरहम पट्टी की गई। पर असली मिशन अभी बाकी था, पहाड़ों में फंसे बाकी 14 लोगों को बचाना। अब एंडीज की सफेद कब्र में आखिरी उम्मीद की किरण पहुंचने वाली थी। पेराडोर और कनेसा को बचाए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन पूरे चिली में इस खबर ने तूफान मचा दिया था। एंडीज प्लेन क्रैश के यात्री अभी भी जिंदा हैं। यह ऐसी खबर थी जिसे सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सर्च ऑपरेशन बंद हुए 70 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे। दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अब उम्मीद फिर से जाग उठी थी। उधर एंडीज की घातक चोटी पर फ्यूजलाज के अंदर बैठे 14 लोग अभी भी इस बात से बेखबर थे कि मदद अब सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर थी। वे उसी दिन की तरह बैठे थे जैसे पिछले 70 दिन, भूख से तड़पते, ठंड से जूझते और हर सांस के साथ मौत से लड़ते हुए। दिन अब एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं लगते थे, लेकिन उस सुबह कुछ बदल गया। दूर पहाड़ों के बीच उन्होंने हेलीकॉप्टर की गूंजती आवाज सुनी, पहले हल्की, फिर तेज और फिर इतनी साफ कि उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये सपना नहीं है, किसी ने धीमी आवाज में कहा।
अचानक 14 लोग बाहर की ओर भागे, कमजोरी से लड़खड़ाते कदम, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में भरपूर उम्मीद। ऊपर आसमान में एक हरा हेलीकॉप्टर चक्कर काट रहा था और फिर पायलट ने उन्हें देख लिया। पहाड़ों की उस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर को उतारना आसान नहीं था। तेज हवा, अस्थिर जमीन और सुरक्षात्मक दूरी ना होने के कारण पायलट को बहुत सावधानी बरतनी थी। लेकिन उड़ान दल जानता था कि हर मिनट की देरी मौत बन सकती है। पहली उड़ान में हेलीकॉप्टर सिर्फ आधा समूह ले जा सका, क्योंकि वजन सीमा अब भी थी और फ्यूजलाज से नीचे उतरने के लिए सिर्फ एक छोटा समतल स्थान था। बचे हुए 7 लोग वापस अंदर लौट आए। अंदर फिर सन्नाटा फैल गया, इस बार डर का नहीं बल्कि इंतजार का। रात उस जगह पर हमेशा की तरह बेहद लंबी थी, लेकिन इस रात में एक अलग ही गर्माहट थी, क्योंकि वे जानते थे कि अब मौत उनसे हार चुकी है। अगली सुबह बचाव दल पूरी तैयारी के साथ लौट आया। हेलीकॉप्टरों के उड़ते ही फ्यूजलाज के बर्फीले टुकड़े उड़ने लगे। सूरज की रोशनी बर्फ पर चमक रही थी और सर्वाइवर्स अपनी पलकों के पीछे आंसू छिपा नहीं पाए। ये वो पल था जब 72 दिनों की नर्क जैसी यातना आखिरकार खत्म होने वाली थी। एक एक कर सबको रस्सियों और स्ट्रेचर्स की मदद से ऊपर खींचा गया। कुछ इतने कमजोर थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कुछ की उंगलियां और पैर फ्रॉस्ट बाइट से काले पड़ चुके थे, पर एक बात सब में थी, जिंदा रहने की अटूट इच्छा। जब आखिरी व्यक्ति को हेलीकॉप्टर में लिफ्ट किया गया तो सबने पीछे मुड़कर फ्यूजलाज की ओर देखा, वही जगह जिसने उन्हें निगला भी था और बचाया भी। एक लोहे के टूटे ढांचे में उनका घर, कब्र और आश्रय तीनों बसे थे। इस दृश्य ने सभी को गहराई से छू लिया। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों और नर्सों की पूरी टीम तैयार खड़ी थी। हर व्यक्ति को अलग बेड, दवाइयां, गर्म खाना और चाय दी गई। उनके चेहरों पर दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ मौत को मात देने वाले लोगों में होती है। दुनिया भर की मीडिया इस चमत्कार के कवरेज के लिए उमड़ पड़ी। हर अखबार के पहले पेज पर सिर्फ एक ही हेडलाइन थी, द मिरेकल ऑफ द एंडीज। लेकिन सबसे ज्यादा भावुक दृश्य तब हुआ जब सर्वाइवर्स को वापस उनके परिवारों से मिलवाया गया। माताएं अपने बेटों से गले लगकर रो पड़ी। भाइयों और दोस्तों ने एक दूसरे को कस कर पकड़ा। कई लोग दुख से चुप हो गए, क्योंकि वे जान चुके थे कि जो वापस नहीं लौटे वे हमेशा उनके दिल में रहे।